नमस्कार, मेरा नाम श्रेयांश है और आज हमारे साथ मौजूद हैं संदेश जी। ये यूपीएससी सीएससी 2023 का इंटरव्यू देने वाले हैं और साथ में मौजूद हैं हमारे प्रिय मुकुल सर, जो कि पीएसआईआर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट हैं और काफ़ी सालों का अनुभव है इनका इंटरव्यू लेने का और बच्चों को इस फील्ड में मार्गदर्शन देने का। तो मैं उनको ये माइक देता हूँ और ये आगे संवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेयांश, थैंक यू। तो संदेश आज का जो अभी हम समय आपसे बात करेंगे, इसमें हमारा पूरा फोकस होगा। इस बार आप जो सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू देंगे, तो मेंस जो आप निकाले हैं, आपका रिजल्ट हुआ है, सबसे पहले आपको बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको पहले। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल सर। तो संदेश, सबसे पहले आप बताएं अपने बारे में, अपना इंटरव्यू। बहुत धन्यवाद सर पहले आपको। और मैं संदेश, और मैंने अपना प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से किया है। 6 से 12 तक की पढ़ाई मैंने नवोदय विद्यालय सारण से पूरा किया है। उसके बाद मैंने 2018 में ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हूँ। और मेरा 10th पास करने के बाद से ही मेरा लक्ष्य था कि सिविल सेवा में जाना है, आईएएस बनना है। तो उसके लिए मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही अपना तैयारी स्टार्ट किया। और 21 में जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो 21 में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया, फिर 22 में दूसरा और तीसरा अटैम्प्ट है। 21 में मैं इंटरव्यू दिया था और अभी मैं इस परीक्षा में लगा हुआ हूँ। तो मेरा यही है, सिविल सेवा की तैयारी में लगा हूँ और लक्ष्य है कि आईएएस बनना, उससे कार्यरत हूँ। अभी 6 दिन पहले मेरा रिजल्ट आया है और फिर मुझे 2023 सिविल सेवा परीक्षा 2023 के इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। मेरे लिए खुशी की बात है। बहुत अच्छी बात। और आपके आत्मविश्वास को देखते हुए मेरा मानना है कि अगर यूपीएससी का आप इंटरव्यू दे रहे हैं और जो अनुभव है, और मुझे लगता है कि इस वक्त में यूपीएससी पूरे हिंदुस्तान का किसी भी छात्र के लिए, किसी भी अभ्यर्थी के लिए एक सपना होता है। तीसरा अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू दे दिया था, दूसरे अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू नहीं दे पाए, तीसरे अटेम्प्ट में आप मेंस निकाले हैं, इंटरव्यू देंगे आप। तो आपका सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, और सब्जेक्ट अगर ज्योग्राफी है तो सब आपकी जो ताकत है ज्योग्राफी और जीएस, उन दोनों के बीच में आपने कैसे बैलेंस बनाया है। मेंस में जीएस का पेपर 1000 का होता है और आपका ज्योग्राफी मुझे लगता है 500 का पेपर होता है। दोनों के बीच आपने कैसे बैलेंस बनाया, आप सबसे पहले बताएं। जी सर, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जो मैं थोड़ा रह गया। अगर जो ऑनलाइन लोग हैं उनके लिए, कि मैं बिहार राज्य के और सारण जिले से हूँ और अभी मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा हूँ। अब देखिए, सिविल से बात आती है, जैसे मुकुल सर ने कहा कि जीएस के 4 पेपर हैं, ज्योग्राफी हैं, एसए हैं। मेन एग्जाम में 7 पेपर होता है। और जहाँ तक मैंने पिछले 2-3 साल में जो सीखा है, उसमें मैंने देखा कि जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट, जिसको ऑप्शनल यूपीएससी कहता है, उसमें मेरा तो ज्योग्राफी है। तो ऑप्शनल बहुत ही सोच समझ के चयन करना है ऑप्शनल का, क्योंकि ऑप्शनल गेम चेंजर है इस एग्जाम में। इसमें ज़्यादा स्कोर होते हैं, 500 नंबर के 2 पेपर होते हैं, 250 नंबर के। इसमें आप अगर ऑप्शनल पे आपकी पकड़ अच्छी है, तो आप 60% मार्क्स ला सकते हैं, 300 के आसपास आप नंबर ला सकते हैं, 280 300 तक आ जाता है। क्योंकि जीएस में थोड़े कम स्कोर होते हैं। तो जनरली लोगों का फोकस ये होता है कि ऑप्शनल का चयन बहुत ही बुद्धिमानी से किया जाए, इसमें हमारा स्कोर ज़्यादा हो। जीएस में एवरेज मार्किंग होता है। जीएस में हमारा कोशिश होता है कि चारों पेपर में 100 नंबर भी एवरेज आते हैं, 400 नंबर भी आप लाते हैं, तो आपका सिलेक्शन होने के हो जाता है। बाकी एसए का पेपर है, उसके लिए थोड़ी अलग तैयारी होती है। अच्छा, एक बैकग्राउंड की बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के लिए जरूरी है कि जो संदेश ने पिछले, मुझे लगता है कि इस 23 वर्ष की उम्र में जो इन्होंने कमाल कर दिखाया है, दूसरी बार इंटरव्यू दिया है, तीसरे अटेम्प्ट में, और ये दूसरा जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें आपका जो बैकग्राउंड है, जैसे बताया कि नवोदय विद्यालय से आपने मैट्रिकुलेशन करा, फिर वहीं से आपने 10+2 किया, और आगे चल के आप किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने ज्योग्राफी से ही आपने ग्रेजुएशन किया था। और उसमें भी मुझे जानकारी है कि आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें 75% मार्क्स आप लाए थे। जो आपकी ताकत है वो सब्जेक्ट, लेकिन जो पिछला आपने इंटरव्यू दिया था उसमें कौन सी ऐसी चूक थी, क्या था वो कैसी कमी थी जो किसी विद्यार्थी को नहीं करना चाहिए, किसी अभ्यर्थी को इससे बचना चाहिए, वो आपकी क्या कमी थी, उसके बारे में बताओ। तो देखिए सर, 2021 अटेम्प्ट की मैं बात करूँ, मेरा पहला अटेम्प्ट था और 21 में मैंने ग्रेजुएशन किया था। जून में मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल एग्जाम हुआ था, अक्टूबर में प्रीलिम्स हुआ। तो कहीं ना कहीं एक माना जाता है इस एग्जाम के लिए कि जितने भी लोग सिलेक्टेड हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, वो ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का गैप जरूर लेते हैं, एटलीस्ट 1 ईयर लेते हैं ग्रेजुएशन के बाद, एटलीस्ट मेन के प्रिपरेशन कर लेके, मेन एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। जबकि मैंने वो नहीं लिया। एक कमियां जो मैं बता रहा हूँ कि अगर कौन सी गलतियां हुई, चाहे कौन सी कमियों के कारण मेरा नहीं हो पाया किसमें, सबसे बड़ी थी मैंने गैप नहीं लिया। फिर भी मुझे विश्वास था कि अगर मेरा प्रीलिम्स क्लियर होता है तो मेंस एग्जाम मेरा क्लियर हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेन भी क्लियर हो गया।
लेकिन थोड़े से नंबर कम रहे। क्या नंबर थे आपको उस समय, कितने वक्त नंबर आए थे? मेंस में क्या नंबर था आपका? मेन में 2021 में मेरे 734 नंबर थे। अगर मैं थोड़ा उसका कंट्रीब्यूशन बताऊंगा तो ज्योग्राफी मेरे अच्छे मार्क्स थे, 266 थे, लेकिन जीएस में मेरे नंबर कम हो गए। चारों जीएस में किसी में भी 100 नंबर नहीं थे। तो लेकिन जो सबसे रोचक बात है कि ये मौका है इस बार इंटरव्यू देने का, और हमारी शुभकामना तो है ही, और जो आपके चाहने वाले लोग हैं और जो उम्मीदों पे आप, मुझे पूरा विश्वास है कि उम्मीद पे खरे उतरेंगे, और इसके लिए आपको तैयार भी रहना है कि अभी तो ये चुनौतियों का दौर है, लेकिन सबसे अच्छी बात जो आपका प्लस पॉइंट है कि जीएस का जो हिस्सा है उसमें भी ज्योग्राफी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो 4 पेपर होते हैं 250 नंबर के, उन 4 पेपर में ज्योग्राफी भी तो एक हिस्सा है, और साथ में जो इसके अलावा 4 जीएस के अलावा 1000 नंबर के अलावा 500 नंबर के तो आपके ज्योग्राफी के ही सब्जेक्ट के ऑप्शनल के होते हैं, 250 नंबर के, उसके अलावा भी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका ऐसे की होती है, जिसे हम निबंध बोलते हैं। तो आपने ऐसे कैसे तैयार किया, और इस बार 2023 में जो आपने मेंस लिखा उसमें आपने क्या अटेम्प्ट लिया था, क्या टॉपिक था आपके ऐसे का? तो देखिए सर, एसए बहुत इंटरेस्टिंग है यूपीएससी में, और ये स्कोरिंग भी है। ऐसा लोग मानते हैं कि एसए एक ऐसा पेपर है जिसमें आप 250 में से 150 भी स्कोर कर सकते हैं, और अगर अच्छा नहीं लिख पाए तो 70-75 भी आता है। तो ये बहुत ही ये है कि इसमें आपको बहुत अच्छे से अगर प्रिपेयर है तो कम मेहनत में आप 140-50 नंबर ला सकते हैं, और ये आपके रैंक इंप्रूव कर सकता है, नंबर आपको बहुत अच्छे आ सकते हैं। पिछले बार 2021 में मेरे 129 नंबर थे, जो पेपर बहुत डिफिकल्ट था, उसके अनुसार बहुत अच्छा था। 129 नंबर लगभग टॉपर के बराबर था। ऐसे का तैयारी की अगर बात करें तो मैंने कुछ क्लासेस किए थे, ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब से मैंने 4-5 वीडियो देखे थे, वहाँ से मैंने लिखना सीखा था कि ऐसे का स्ट्रक्चरिंग कैसे होता है। स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10-12 पेज का ऐसे हम लिखते हैं तो उसमें 1-1.5 पेज का इंट्रोडक्शन होता है, 6-7 पेज बॉडी होता है, और 1 पेज कंक्लूजन भी होता है। उसमें आपको टॉपिक को ही जस्टिफाई करना होता है पूरा ऐसे में। 10-12 पेज का जो ऐसे है उसमें हम अलग अलग डोमेन से, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफिकल, अलग अलग डोमेन से एग्जाम्पल ला हम ऐसे को जो टॉपिक दिया रहता है उसको जस्टिफाई करते हैं। तो इससे ऐसे लिखा जाता है। अब बात है कि मेरा इस बार जो ऐसे आया था, तो इस बार थोड़े इजी ऐसे थे, पिछले बार की तुलना में अगर देखा है थोड़े इजी टॉपिक थे। मैंने 2 जो अटेम्प्ट किया था मुझे याद है। पहला ऐसे मैंने अटेम्प्ट किया था वो चिंतन एक खेल है। चिंतन एक खेल, हाँ, कमाल जैसे मेरा मीडियम इंग्लिश है, मैं बता दूं एक बार और, मेरा इंग्लिश मीडियम है मेन में। मैंने अटेम्प्ट किया था उस टॉपिक पे, पहला टॉपिक तो वही था कि थिंकिंग इज लाइक ए गेम, इट डज नॉट बिगिंस अनलेस देयर इज एन अपोजिट आइडिया। कहने का मतलब है चिंतन एक खेल की तरह है, तब तक शुरू नहीं होता जब तक हमारे पास कोई अपोजिट आइडिया नहीं हो। अपोजिट आइडिया मतलब हम समझ सकते हैं कोई चैलेंज नहीं हो, कोई चुनौती नहीं हो। चुनौती होता है तो हम सोचना स्टार्ट करते हैं, कोई समस्या आता है तो हम सोचते हैं कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। पहला ये टॉपिक था। दूसरा ऐसे मैंने लिखा था वो शिक्षा से रिलेटेड टॉपिक था। वो टॉपिक था कि शिक्षा वह है जो स्कूल में सिखाई गई बातों को भूलने के बाद भी याद रहती है। अच्छा, एक बात इस चर्चा के दौरान मैं चाहूंगा कि इंटरव्यू देना है आपको, इसी जनवरी फरवरी में 2024 में इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, और मेरा मानना है कि शिक्षा पे जब लिखा था तो बदलते वक्त में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की चर्चा है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपकी क्या समझ है, क्या सोचते हो कि जो 1986 और उसके बाद फिर 2020 में बात आती है, और अभी के वक्त में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पिछले एजुकेशन पॉलिसी से कैसे अलग है, इसके बारे में बताओ। तो देखिए सर, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करें 2020 में सरकार ने लेकर आया, तो इसका अगर बात किया तो एक प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ वृद्धि इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है कि बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं, रोट लर्निंग नहीं हो, सिर्फ रट कर सीखने की चीज़ें अब जो पहले शिक्षा नीति में रही थी उससे कहीं अब प्रैक्टिकल चीज़ों पर जोर दिया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट पर, इवन कि 6-7 के बच्चों को भी कुछ स्किल सिखाया जाएगा, वो भी गाँव के इन्वायरमेंट में घूमे, कुछ स्किल सीखें, जो लोकल जो कारीगर हैं, लोकल क्राफ्ट्समैन हैं, उनसे स्किल सीखेंगे। और हायर एजुकेशन में भी, एक हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो उसमें इंटरनेशनलाइजेशन जो किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विश्वविद्यालय हैं, प्रख्यात विश्वविद्यालय जो हैं वो भारत में आएंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया का यूनिवर्सिटी अभी आया, गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित करेगा, भारत के विश्वविद्यालय भी जा सकते हैं। तो ये जो है पहला जो है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंस से बच्चे अपने सीखेंगे, इन्वायरमेंट को देखेंगे, और प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार का एजेंडा है कि जो अभी तक जो जॉबलेस एक समस्या थी कि एजुकेशन तो हो रहा है लेकिन एजुकेटेड लोग जो हैं उनको रोजगार नहीं दिया जा सकता है, एम्प्लॉयबल नहीं है, तो रोजगार की समस्या को सोल्व करने के लिए सरकार ने स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया। बहुत अच्छी बात है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, ये महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन ज्योग्राफी तो ऑप्शनल है, और ज्योग्राफी ऑप्शनल होने के नाते आपको ज्योग्राफी की जो समझ है उसमें हाल के दिनों में, और अभी हाल के दिनों में पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, और बहुत महत्वपूर्ण एक टर्म साइंस को बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स, और जियो पॉलिटिक्स में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है क्वाड। तो क्या समझते हो जियो पॉलिटिक्स से, क्या समझते हो? संदेश, नाम संदेश है, संदेश अपने आप में संदेश दे रहा है,
तो क्या जियोपॉलिटिक्स से समझते हो और जियोपॉलिटिक्स में क्वाड से क्या समझते हो? देखिए सर, अगर जियो पॉलिटिक्स में हम एक लाइन में डिफाइन करें तो इसका मतलब है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन है किसी देश का, ज्योग्राफी जो है वो पॉलिटिक्स को कैसे प्रभावित कर रहा है। जैसे इंडिया का ज्योग्राफी है, नॉर्थ में हिमालय है, साउथ में इंडियन ओशियन है, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो हमारे पॉलिटिकल रिलेशन को, दूसरे देशों से रिलेशन कैसे है उसको कैसे प्रभावित करता है। एक लाइन में अगर एग्जाम्पल से हम समझें तो अगर हम साउथ अमेरिका की बात लें, साउथ अमेरिका इंडिया से बहुत दूर है और इसके कारण क्योंकि ज्योग्राफिकल डिस्टेंस ज़्यादा है, हमारा ट्रेड बहुत कम है। वही वेस्ट एशिया का एग्जाम्पल है, बहुत नज़दीक है तो ट्रेड बहुत ज़्यादा है, वहाँ से हम जल्दी ज़्यादा सामान, चाइना को देख लीजिए, पड़ोसी है, 100 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड है। इसलिए है क्योंकि हमारा नेबरिंग कंट्री है, ज्योग्राफी बहुत ही हम नज़दीक हैं, इसलिए तो ज्योग्राफी इस तरह से पॉलिटिक्स को या फिर इकोनॉमिक ट्रेड है इस सबको प्रभावित करता है। क्वाड की अगर हम बात करें तो क्वाड जो है एक सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी डायलॉग है, इंडिया, यूएस, जापान और तो इन चार, ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर तो एक सिक्योरिटी अलायंस है और भारत इसका मेंबर रहा है। इसका भारत का मुख्य उद्देश्य है कि क्वाड की सहायता से चाहे यूएस ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इंडियन ओशियन में, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिसे कहा जाता है, चाइना डीप डीप सी पोर्ट्स बना रहा है और मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसको कहीं ना कहीं रोकना है। चाइना को इनकर्जन जो है इंडियन ओशियन में, इसको रोकना है, इसीलिए भारत क्वाड एक जैसे संदेश, बहुत अच्छा पॉइंट क्वाड ने बताया कि भारत उसका मेंबर है और जियो पॉलिटिक्स में उसकी भागीदारी है, और विस्टिंग ऑफ पर्ल्स की चर्चा किया कि चाइना हमें चारों तरफ से घेर रहा है। एक सरकार की तो घोषित ये टर्म्स नहीं है, लेकिन माना जाता है कि डिफेंस स्टडीज में माना जाता है कि रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं स्टिंग ऑफ पर्ल्स को रोकने के लिए इसके लिए एक अच्छा शब्द है नेकलेस ऑफ डायमंड बनाया जा रहा है। जानते हो नेकलेस ऑफ डायमंड क्या है? जी, वो एक्चुअली मैं उतना कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे यहाँ तक पता है कि भारत भी इंडियन ओशियन में अलग अलग पोर्ट्स बना रहे हैं। जैसे वो ईरान का चाबहार पोर्ट हो या फिर सिंगापुर में भी कुछ पोर्ट हम लोग साथ में डेवलप कर रहे हैं, इंडोनेशिया में डेवलप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक तरह से, या फिर जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो हम बना रहे हैं रसिया के साथ में, ये सब चीज़ें जो है एक तरह से नेकलेस ऑफ डायमंड की तरह काम। ठीक पॉइंट, अच्छा है। लेकिन अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो आपके सुनने वाले दर्शक हैं या जो आपको जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी करते हैं, उसके लिए एक चीज़ मैं कहूँगा। एक तो सबसे पहले आप जब 10th पास किया हाजीपुर से, नवोदय विद्यालय से, तो आपको 98% के आसपास मार्क्स थे, और फिर आपने जब 10+2 पास किया तो उसमें भी आपको 98% के आसपास मार्क्स थे, फिर ग्रेजुएशन में 75% मार्क्स थे, टॉपर रहे हैं पूरे बिहार रेंज में। लेकिन एक बात बताओ कि जो बच्चे, ऐसे तो ग्रामीण परिदृश्य से आप भी हैं, ग्रामीण परिवेश का इफेक्ट है आप पर, लेकिन अपनी मेहनत से इस पर आप यहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन जो बच्चे 10th में, 10+2 में या ग्रेजुएशन बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से नहीं कर पाते हैं, उनके सामने कौन सी चुनौतियां हैं जो आप उनको अपनी कमियों से या आपने जो संघर्ष किया है उनसे कैसे बचा जाए या उनसे कैसे निकला जाए? क्या कहोगे इसके बारे में? देखिए, अगर हम सीधी बात करें, ज़्यादा इधर न करें, तो जहाँ तक बात है कि जो बिहार बोर्ड की अगर हम बात करें, बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, अगर वहीं हम सीबीएसई की बात करें, दो तरह के सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में हैं। एक तो स्टेट बोर्ड है। स्टेट बोर्ड की बात करें तो बिहार, यूपी और हरियाणा के बच्चे थोड़े से कमज़ोर माने जाते हैं। बहुत से विशेषज्ञों, एक्सपर्ट का भी है कि वो बिहार बोर्ड में चाहे हरियाणा बोर्ड में उस तरह का लेवल नहीं है एजुकेशन का, और ये बात इसमें सच्चाई है, इसमें सच से खाली नहीं है, इस बात में सच्चाई है। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट स्कूल ही है, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो या सीबीएसई के कुछ स्कूल जो हैं, इनमें एजुकेशन का लेवल बहुत ही अच्छा है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं, या फिर सरकार के पास उतना रिसोर्सेज नहीं है, अगर है भी तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो ये चीज़ें तो हैं। तो जो बच्चे स्टेट बोर्ड से आते हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि इसमें आप बहुत हद तक निराश होने की बात नहीं है। आप चूँकि अब तो टीचर का वैकेंसी भी बिहार में आ रहा है, चाहे अलग अलग स्टेट बोर्ड भर भी रहे, एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है, तो उससे आप सिलेबस को समझे, जो भी स्कूल 10th है, 12th है, आप उसको सीरियसली लें। कुछ ट्यूशन का आप हेल्प ले सकते हैं, स्कूल में टीचर का हेल्प लीजिए और थोड़ा टाइम दीजिए। टाइम देने से होगा, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। गांव से निकलकर ही लोग आगे बढ़े हैं। मैं भी अगर मैं अपना बात करूँ, नवोदय का भी इंट्रेंस होता है, क्लास 5 में इंट्रेंस होता है। मैं कोई प्राइवेट कोचिंग में नहीं गया था, गांव के स्कूल से ही पढ़ के मैंने नवोदय का एंट्रेंस पास किया, जो कि आसानी से निकलता नहीं है। मेरे साथ बच्चे प्राइवेट स्कूल से भी आए थे। तो निराश होने से नहीं होगा, हर समस्या कुछ समाधान है और आप आगे बढ़िए। मेहनत करेंगे तो गांव से भी बहुत कुछ हो सकता है। ऑनलाइन क्लासेज जब चल रही हैं, आप कहीं भी रहकर तैयारी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस तो बड़ा अच्छा है और इसी कॉन्फिडेंस से यहाँ तक पहुँचे हो। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, इस संवाद को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हर संवाद पहले वाद और प्रतिवाद से शुरू होता है, तब संवाद पे हम आते हैं,
तो जो संवाद है उस संवाद में अगर मैं चर्चा करूं और पूछूं कि यूपीएससी का जो इंटरव्यू होगा 275 नंबर का इंटरव्यू होता है और 275 नंबर टोटल नंबर के जो 2050 नंबर होते हैं 2025 नंबर का जो इंटरव्यू होता है जिसमें से टोटल उसमें से मेंस में के बाद इंटरव्यू के 275 नंबर हैं। उस 275 के लिए आपने अपना एक पूरा का पूरा फॉर्म भरा होगा। क्या भरा है, हॉबी क्या है? अगर मैं पूछूं सीधे कि हॉबी क्या है तो सबसे पहले हॉबी के बारे में बताओ। देखिए सर, इंटरव्यू के पहले, मेंस के पहले यूपीएससी डैफ 1 भरवाता है। डैफ का मतलब है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1, और इंटरव्यू के लिए डैफ 2 भरना होता है। सारे स्टूडेंट को, जो भी लोग इंटरव्यू का कॉल होता है, उनको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 2 भरना होता है। मैंने भी भरा है। और हॉबी की बात करें तो मैंने उसमें, मेरा जो हॉबी है, मैंने हिंदी गाना सुनना, बॉलीवुड सॉन्ग्स जो है पुराने से नए तक। एक मिनट, बड़ा अच्छा रोचक मुद्दा उठाया है कि हिंदी गाना पसंद है। हिंदी गानों को लेकर अगर आपको हिंदी गाना पसंद है तो बताओ कोई ऐसी फिल्म का नाम बताओ हिंदी फिल्मों में जो बहुत ज्यादा पसंद है। हिंदी फिल्मों में बताओ। देखिए सर, फिल्म का नाम, फिल्म देखते हो कि नहीं देखते? फिल्म देखता हूँ, लेकिन अगर पुराने गाने कुछ पसंद है मुझे। फिल्म का नाम तो मुझे अभी नहीं याद है, लेकिन गाने की तो बात करें तो मैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर जी का गाना पुरानों में। मिडिल में अगर हम बात करें, पुराने में किशोर कुमार भी हैं, जैसे उनका गाना बड़ा ही मुझे पसंद है, नीले नीले अंबर पे चांद जब आए। फिर लता मंगेशकर का जिंदगी प्यार का गीत है। ये सब गाने बहुत ही पसंद है मुझे। मिडिल में कुमार सानू और उदित नारायण के गाने, और सबसे नए में अरिजीत सिंह, इनको कौन ही भूल सकता है। ये लोग बहुत ही अच्छे गाते हैं। तो इन लोगों के गाने मुझे बहुत ही प्रभावित करते हैं, बहुत ही पसंद है। और मेरा ये हॉबी है, तो मैं कुछ कुछ सुनते रहता हूँ, बीच बीच में मैं सुनता हूँ। अच्छा, इस बार अगर हॉबी इतना है तो ये बताओ कि राष्ट्रीय अवार्ड इस बार का जो हिंदी फिल्म में या किस फिल्म को मिला है राष्ट्रीय अवार्ड? इस बार का सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है इस बार? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट तो इस बार का याद तो नहीं है। चलो, अगर ये नहीं जान, अगर इसके बारे में देख लेना, लेकिन इस बात के बारे में और बताओ कि हिंदी फिल्मों के बारे में अगर जानना, लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला था, पता है आपको? जी जी। और इसके साथ साथ लता मंगेशकर को जो भारत रत्न मिला, कब मिला था भारत रत्न? लता मंगेशकर को मेरे अनुसार शायद 2008 में, 8 से 2001 में, सर 1 में, सॉरी 2001 में मिला था। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न मिला है। और उनका जो करियर है 1990 से ही स्टार्ट होता है। तो 13 साल की उम्र में गाने लगी थी, और 6000 से ज़्यादा गाना उन्होंने, या उससे भी कहीं बहुत ज़्यादा गाना गाया ठीक है, ये तो रोचकता बरकरार रखने के लिए मैंने कई ऐसे प्रश्नों को उठाया, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो आपने फॉर्म भरा उसमें एक बड़ा चीज महत्वपूर्ण बड़ा होगा। यूपीएससी में कोई भी बंदा, कोई भी विद्यार्थी चाहता है कि मैं सिविल सर्विसेज में यूपीएससी में आईएएस बनूं, आईएएस के बाद आईपीएस बनो, आईएफएस बनो, आईआरएस बनो। आपने क्या भरा है? क्या आपने उसका, क्या आपका क्रम क्या है? देखिए, प्रेफरेंस भरा जाता है। सर्विसेज का प्रेफरेंस यूपीएससी डैफ 2 में भरवाता है। तो मेरा प्रेफरेंस आईएएस ही है। अधिकतर लोगों का होता है आईएएस को लोग पहला प्रेफरेंस देते हैं, मेरा भी वही है। आईएएस के बाद मैंने आईपीएस को रखा है, पुलिस सर्विसेज को। फिर आईआरएस इनकम टैक्स, दूसरा आईआरएस इनडायरेक्ट टैक्स, ये मेरा प्रेफरेंस है। आईएफएस को मैंने थोड़ा नीचे रखा है, क्योंकि मेरा बचपन से ही झुकाव कहीं ना कहीं गाँव से हूँ, तो गाँव से रहा है, यहाँ के लोगों से रहा है, और संस्कृति, भारतीय संस्कृति से रहा है। मुझे बहुत हद तक मन है कि भारत में रहकर ही सेवा किया जाए यहीं के लोगों का। तो आपने यूपीएससी में आईएएस के बाद आईएफएस नहीं डाला है क्योंकि आपको भारत में रह के सेवा करनी है। अगर मैं पूछूं कि आईएएस बनना चाहते हो तो आईएएस बनने के आपके 3 गुण क्या हैं, बताओ फटाफट। देखिए, आईएएस बनने के लिए सभी स्टूडेंट को यूपीएससी कुछ क्वालिटी देखते हैं, आपने क्या है? और एटीट्यूड देखता है। जैसे अगर मैं कहूँ तो आप, अगर मैं, मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सेवक बनने के लिए दो क्वालिटी चाहिए। उसमें तो इंटीग्रिटी होना चाहिए। इंटीग्रिटी मुझ में है, मुझे ऐसा लगता है कि इंटीग्रिटी मुझ में है। और ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव बेस्ड डिसीजन लेने का, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेने का, ये मेरा शुरू से ही रहा है। बहुत हद तक मैंने जीवन में डिसीजन लिया। जब मैं साइंस और ह्यूमैनिटीज़ लिया तो मुझे लगा, मेरा गोल बहुत ही क्लियर था। बहुत लोग बोले कि नहीं साइंस ले लो, लेकिन मुझे लगा नहीं, मुझे पता है अपनी क्षमता, और मुझे अपना इंटरेस्ट भी पता है, मैं किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। सब्जेक्टिविटी है, मैं इमोशनल चाहे लोगों के दबाव में आकर डिसीजन नहीं लेता हूँ। मुझे जो सही लगता है वो डिसीजन लूँगा। मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया तो ऑब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड मैं उस पर डिसीजन लूँगा। इंटीग्रिटी है, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब चीज़ें हैं। कंपैशन है वीकर सेक्शन के प्रति। मैं लोगों के लिए, जो भी समाज के वीकर सेक्शन है, या फिर जो जैसे डिसेबल है, ओल्ड एज है, इन वीकर सेक्शन के लिए काम करना चाहता हूँ। ये मेरी मैं चाहता हूँ कि इन लोगों के लिए कुछ कर सकूँ आईएएस बन के। ये मेरी एक बड़ा संगठन है, ऐसे तो पुराना संगठन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण संगठन है जो आगे चल के राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करता है। और
वैसे ही MKSS की भूमिका जानते हो, MKSS क्या है? महिला किसान शक्ति संगठन, अरुणा राय जैसे और भी लोगों ने RTI में काम किया। वैसे ही अब बिहार से हो, और मुझे सबसे खुशी है कि जहाँ से आप वहाँ से मैं भी हूँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान का आप प्रतिनिधित्व करेंगे सिविल सर्विसेज में जाने के बाद, किसी कैडर में रहेंगे तो बिहार से हो, वही छपरा से हो, सारण से हो। तो सबसे पहले बताओ मुझे एक नाम अपने जिला से ही जिनका योगदान हिंदुस्तान के भारतीय राजनीति में आज़ादी के वक्त में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्या नाम था? देखिए सर, सोचने की बात नहीं है इसमें। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आता है, और भारत के वो राष्ट्रपति भी रहे, प्रथम राष्ट्रपति रहे। उसके बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा नाम है तो जयप्रकाश नारायण। ये दो नाम कभी सारण जिला से अलग नहीं हो सकता है। इनका योगदान राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे भारत के पहले राष्ट्रपति, या फिर जयप्रकाश नारायण हो, जिन्होंने इमरजेंसी के समय जो आंदोलन चलाया देश में, तो ये एक तरह से राजनीति, भारतीय राजनीति को एक अलग मोड़ दे दिया उन्होंने। निस्वार्थ राजनीति किया, बिना किसी पद के लालच के। वो चाहते तो बहुत हद तक प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन एक निस्वार्थ राजनीति का एक उदाहरण उन्होंने दिया बिहार से। तो ये दो नाम जो है सारण जिले से या बिहार से बहुत ही महान है। अच्छा, अभी की राजनीति जो है वो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। गुड गवर्नेंस की अवधारणा क्या है? गुड गवर्नेंस की अवधारणा, और उन्हें सुशासन बाबू बोला जाता है, और गठबंधन की राजनीति है, और वर्तमान में RJD और JDU गठबंधन है, दोनों क्षेत्रीय पार्टी हैं। तो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की जो अवधारणा जो उन्हें कहा जाता है टर्म्स है, उसको लेकर सबसे पहले मुझे बताओ कि गुड गवर्नेंस क्या है, और नीतीश कुमार क्या सुशासन बाबू वाकई हैं? देखिए सर, गुड गवर्नेंस की अगर बात किया जाए तो गुड गवर्नेंस जो है एक बहुत ही न्यूट्रल टर्म है। गवर्नेंस से आज इसमें पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ पॉजिटिव गुण होते हैं सरकार के जो होने चाहिए। अगर ये हैं तो उसको गुड गवर्नेंस माना जाएगा। जैसे पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, लोगों की भागीदारी होनी चाहिए गवर्नेंस में। इंक्लूसिव होना चाहिए, सारे सेक्शन का ध्यान रखा जाए कि सभी कास्ट, सभी रिलीजन को साथ लेकर चलना है। इंक्लूसिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, लोगों की शिकायत रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, सरकार लोगों की शिकायत को सुने। ये सब चीज़ें हैं जो गुड गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस बनाती है। ये सब चीज़ें हैं। रूल बेस्ड होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, क्राइम जो है इसको रेगुलेट, सरकार इसको कंट्रोल करे। ये सारी चीज़ें जो है गुड गवर्नेंस में आती है। अगर बिहार की बात किया जाए तो नीतीश कुमार का ऐसा कहा था कि पहला 5-7 साल या 10 साल बहुत अच्छे चला है, बीच में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं राजनीतिक उथल पुथल रहा बिहार में। 1-2 बार सरकारें गिरी, गठबंधन की सरकार है। और बिहार में ऐसा है कि जो भी थोड़ा बिहार के पॉलिटिक्स जानता है, वहाँ सारे लोग जानते हैं, ऐसा बात नहीं है। बिहार में गांव में रहने वाले लोग पॉलिटिक्स जानते हैं, हम लोग ज़्यादा जानते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे है कि 3 पार्टियां हैं, RJD हैं, BJP हैं और जदयू है। 3 मेजर पार्टियां हैं। 2 पार्टियां जब साथ मिलेगी वही सरकार बनाएगी। अच्छा, एक टर्म है, बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि बिहार से हो तो बिहार की राजनीति की समझ कैसी है ये देखना है मुझे। एक टर्म आया है अभी, A to Z। क्या है A to Z? A to Z से क्या समझते हो? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने A to Z का नारा लगाया। जैसे याद होगा कि बिहार की राजनीति में जाति की राजनीति, और जाति की राजनीति में वहाँ माई समीकरण की चर्चा पहले राउंड में हुआ। लालू प्रसाद यादव की जो सबसे बड़ी शक्ति थी वो माई समीकरण था, मुस्लिम और यादव का समीकरण था। लेकिन अभी एक चर्चा में है A to Z। A to Z से क्या समझते हो? A to Z का अर्थ हुआ, जो तेजस्वी ने बोला है, तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि A to Z का अर्थ है कि हम सबको लेकर साथ चलेंगे। लेकिन आप सिविल सर्विसेज में जो आपका पूरा फोकस रहा है, ज्योग्राफी ऑप्शनल का रहा है, जो आपकी ताकत रही है, तो ज्योग्राफी के 2 हिस्सों के बारे में पूछूंगा। किसके एक्सपर्ट हो? क्या आप भारत के भूगोल के बारे में ज़्यादा अच्छी समझ है, या विश्व के भूगोल के बारे में अच्छी समझ है? देखिए सर, ओबियस है, शुरू से हमने भारत का भूगोल पढ़ा है, तो इसमें नो डाउट कि भारत के भूगोल के बारे में हम लोग थोड़ा अच्छा से जानते हैं। लेकिन जहाँ तक वर्ल्ड ज्योग्राफी का बात किया जाए तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पे भी मुझे पकड़ अच्छी है। और ये बात सत्य है कि पिछले बार जब मैं मेंस दिया था तो पेपर 1 जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का पेपर है उसमें ज़्यादा स्कोर हुआ था। 140 नंबर मैं लाया था वर्ल्ड ज्योग्राफी में, और इंडिया में 128 नंबर था। तो वो इंडिया का ज्योग्राफी भी मुझे अच्छा आता है, पकड़ है इंडिया के ज्योग्राफी। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी उतना ही ठीक है। मुझे लगता है कि दोनों में इक्वल, वर्ल्ड ज्योग्राफी में नंबर मैंने ज़्यादा स्कोर किया है यूपीएससी। अच्छा, एक चर्चित जगह है जिसका नाम है दागिस्तान। जानते हो दागिस्तान कहाँ है? जी सर, दागिस्तान का नाम मैं सुना हूँ। क्यों चर्चा में है? सॉरी सर, अभी मैं याद नहीं पा रहा हूँ, नाम तो सुना हूँ लेकिन अभी चर्चा में क्यों है थोड़ा मुझे पता नहीं। ठीक है। और जो पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात है। इजराइल और खाड़ी के देशों के बीच में देख ही रहे हो कि क्या स्थिति बनी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि इजराइल और खाड़ी के देशों में, खासतौर से जो फिलिस्तीन की बात होती है, उन दोनों के बीच में
भारतीय राजनीति में, भारत की विदेश जो नीति है, उसका क्या नजरिया है, क्या कहो? देखिए सर, अगर ये फिलिस्तीन इजराइल की बात करें तो शुरू से ही 1948 में जब इजराइल बना था तभी से नेहरू जी सर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उसके बाद की सरकारें आई। टू स्टेट सॉल्यूशन का हम लोग शुरू से समर्थन करते रहे हैं। हमारा विचार हमेशा रहा है कि फिलिस्तीन एक अलग देश हो, उसका अपना फ्रीडम सॉवरेन नेशन हो, और इजराइल भी हो, दोनों साइड बाई साइड एग्जिस्ट करें, दोनों सॉवरेन देश हो। और ये जो अभी हिंसा हो रहा है ये सब नहीं होना चाहिए। भारत इसका हमेशा से समर्थक रहा है। इजराइल से पहले हमारा रिलेशन इसी के कारण नहीं था। 1922 में हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया। आज भी बीजेपी की सरकार जो भी है, आज भी हम इजराइल से अपना व्यापार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी सरकार टू स्टेट सॉल्यूशन को समर्थन कर रही है। हम चाहते हैं कि फिलिस्तीन एक सोवरेन स्टेट हो। अभी जो हिंसा हो रहा है उसमें 18-19 हज़ार लोग मरे हैं, ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें इजराइल की, अगर इजराइल को किसी भी कोई भी देश है चाहे किसी भी तरीके से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो जो बड़ा अच्छा ऐसे सीधे बोल रहे हो कि ये नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए, पॉलिसी वही होना चाहिए जो सारे देश उसमें पहले से राजी है। टू स्टेट सॉल्यूशन, फिलिस्तीन इजराइल ने जो कब्जा किया है, अवैध कब्जा किया है, वेस्ट बैंक है, गाजा है, उसको छोड़े, उनका उनका अपना जो जगह है वो पूरा दिया जाए, और दोनों दोनों सोवरेन नेशन जो है अपने दोनों खुश रहें, क्योंकि इजराइल ने कब्जा किया अच्छा, है। एक चीज और जो बड़ा अच्छा मुद्दा है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आप जब बात आती है कि जब भारत में पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री और पंडित नेहरू ने सबसे पहले पंचशील की लेकर बात की थी। आज पंचशील से लेकर विदेश नीति में पंचामृत तक की यात्रा है। तो पंचशील से पंचामृत तक की यात्रा, पंचामृत से क्या समझते हैं? क्या है ऐसी भारत की विदेश नीति जो पंचामृत जैसी है? और पंचामृत क्या है, कुछ इसके बारे में जानकारी है आपको? सर मुझे लगता है आप शायद COP26 का कुछ COP26 में तो बात उठी थी पंचामृत, पर्यावरण से जुड़ा हुआ सॉल्यूशन। एक हिस्सा है जिसमें हम शांति की बात करते हैं, कैसे हम चाहते हैं कि अपने सुरक्षा को लेकर बल दें। भारत की विदेश नीति जो पंचशील से पंचामृत तक की यात्रा है, उसका बेस पंचामृत अब हुआ है। ऐसे ये सरकार नहीं कहती, लेकिन माना जाता है कि सरकार की नीतियों में ये झलकता है और ये उसी का दिखता एक है। मॉडिफाइड फॉर्म है पंचामृत जो है, वो पंचशील का ही एक कहें तो उसी को थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है। जैसे उसमें भी था कि नॉन एग्रेशन था, हम एक दूसरे पे एग्रेशन नहीं करेंगे, म्यूचुअल जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो एक उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म वर्तमान सरकार ने उसको पंचामृत का नाम दिया है। और ठीक है, पॉलिसी जो है सही है, ऐसे रहेंगे तभी हम विकास कर पाएंगे। क्योंकि अगर अभी रसिया यूक्रेन का विवाद चल रहा है, चाहे इसराइल फिलिस्तीन में चल रहा है, इससे तो विकास रुक ही जाएगा। इससे विकास हो कहाँ पाएगा। जरूरी है कि तीन नेताओं की चर्चा करूंगा और आपको बताना है तीनों नेताओं के क्रम। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2024 की लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री बनने वालों के 3 नाम बताऊंगा, तो आपको बताना है क्रम से कि किन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और ये तीनों नाम मैं विपक्ष का बताऊंगा जो महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले मैं नाम लूंगा ममता बनर्जी का, दूसरा नाम मैं लूंगा शरद पवार का, और तीसरा नाम मैं लूंगा मैं अरविंद केजरीवाल का, या एक चौथा एक नाम नीतीश कुमार का भी ले लूंगा। इन चारों में अगर देखा जाए कि जो अलग से एक उन लोगों का गठबंधन, विपक्ष का गठबंधन बना हुआ है, उन चारों में से आपकी नजर में कौन है 1, 2, 3, 4 श्रेणी आधार से बताओ क्रम से। देखिए सर, अगर हमसे पूछते हैं, चारों में अगर बताना ही है, कंपल्सरी क्वेश्चन है तो बताना होगा, इसमें कोई ये नहीं, मैं बताऊंगा। अगर आपने 4 नाम लिया है, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, बिहार से ही है, अरविंद केजरीवाल और शरद पवार, अगर आप हमसे पूछे हैं, क्योंकि कंपल्सरी क्वेश्चन है, बताना है तो मैं बताऊंगा। मैं पहले क्रम पर, अगर एज एक फैक्टर हो सकता है कहीं ना कहीं, अगर एज एक फैक्टर नहीं हो तो ठीक है, तो मैं शरद पवार को रखूंगा पहले क्रम पे। दूसरे पे मैं ममता बनर्जी को रखूंगा। नीतीश कुमार को मैं तीसरे पर रखूंगा, अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इक्वली कॉम्पिटेंट। अच्छा, ऐसा क्या कारण है? शरद पवार तो कमजोर हुए हैं, पार्टी टूट गई है, अजीत पवार मंत्री बन चुके हैं, कमजोर हुए हैं, महाराष्ट्र में राजनीति कमजोर हुई है। ऐसे दृष्टिकोण में आप एक यूपीएससी में एक एस्पायरेंट्स हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको क्यों लगा कि शरद पवार ही प्रधानमंत्री बने? तो देखिए सर, पार्टी टूटने की और सीटें आने की मैं वहाँ तक नहीं सोचा। आपने पूछा कि 4 लोग, अगर योग्यता की बात की जाए तो मुझे लगा कि शायद शरद पवार बहुत ठीक है, वो देश को चलाने में इन लोगों से ज़्यादा सब सार्थक हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल या फिर नीतीश कुमार की बात किया जाए तो वो नीतीश कुमार ओबियस राजनीतिक तो हैं, लेकिन पिछले 10-15 साल में मुख्यमंत्री हैं। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टियाँ इधर उधर, बिहार में कई बार सरकारें गिरी, तो अगर ऐसे में अगर उनके हाथ में देश का सत्ता दिया जाए, अगर इस तरह सरकारें अनस्टेबल रही तो शायद देश के विकास में बाधा बन सकता है कुछ हद तक। एक मुझे ऐसा लगता है। बहुत अच्छी बात है वो आपका। एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज चला है आंदोलन बिहार में जो प्रारंभ हुआ है,
एक आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने शुरू किया है लेट्स इंस्पायर बिहार। लेट्स इंस्पायर क्या है ये? लेट्स इंस्पायर से क्या समझते हैं? लेट्स इंस्पायर सर है कि बिहार में कुछ ऐसे मुहिम चलाए जा रहे हैं जिससे पूरे देश अलग अलग राज्य जो हैं उनको इंस्पायर होना चाहिए। अगर अभी कुछ चीज़ों का बात किया जाए तो दो जो वहाँ पे बड़ी अच्छी है कि एक तो बीपीएससी में बहुत हद तक सुधार हुआ, वैकेंसी जो है, और दूसरा टीचर शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं के पाठक आईएएस हैं और बीपीएससी को चेयरमैन है। इन दो लोगों ने ऐसा लोग मान रहे हैं कि दो आईएएस जो है बिहार का बहुत हद तक पिछले 2-3 साल मैंने में जो सुधारे नाम हैं। बोला है उसके बारे में बताइए, कौन सा आईपीएस अधिकारी है जो सिविल सर्विसेज निकाला, बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आईपीएस अधिकारी है जिन्होंने लेट्स इंस्पायर शुरू किया? कौन नाम जानते सॉरी हैं? सर, नाम तो मुझे ठीक है, तो बहुत ही अलग तरीके से आपने उत्तर दिया। अब मैं आपसे उस हिस्सा के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करूंगा जो महत्वपूर्ण है, और वह है कि जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो इतिहास का हिस्सा जो पहला जीएस का पहला पेपर होता है 250 नंबर का, उसमें इतिहास और भूगोल होता है पहले पेपर में, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में अगर आपसे सीधे मैं पूछूं कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है तो क्या कहोगे? देखिए, सभ्यता और संस्कृति की अगर दो बहुत ही शब्द हैं, कई बार हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि इनमें अंतर क्या है। लेकिन संस्कृति जो है इसको हम देख नहीं सकते, ये इंटेंजिबल चीज़ है, इसको महसूस किया जा सकता है। जैसे कि हमारे कुछ मेला हो गया, फिर ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, खान पान हो गया, ये सब संस्कृति है। सभ्यता जो है संस्कृति से सीख कर, मानव ने संस्कृति से सीख कर और जो जिन चीज़ों का विकास किया, जैसे शहर हैं या फिर हमने बहुत सारी चीज़ें बनाए, रोड बनाए, बिल्डिंग मंदिर बनाए, ये सब सभ्यता के उदाहरण हैं। अलग अलग सभ्यता में अलग अलग चीज़ों का विकास हुआ, तो कहीं सभ्यता वो है जो हम देख सकते हैं। जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्री बैठाए जा रहे हैं, नए नए उपकरण आ रहे हैं, जैसे रेल हो गया, एरोप्लेन, ये सब सभ्यता का उदाहरण है। जैसे सभ्यता का विकास हुआ है, इन सब चीज़ों का विकास हुआ है। संस्कृति वो है जिसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन उसके माध्यम से एक सभ्यता डेवलप होती है। संस्कृति एक तरह का सोच है, एक मानव के दिमाग में कुछ चीज़ें आती हैं और उससे वो डेवलप करता है। जो हमारी सोच विचार है वो एक तरह से संस्कृति है। बहुत अच्छी बात है। एक और प्रश्न का उत्तर देना, क्योंकि चौथा हिस्सा जीएस का होता है इथिक्स का, जिसे हम नीति शास्त्र बोलते हैं। नीति शास्त्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं सिंपैथी, और एक होता है इम्पैथी। तो इस सहानुभूति और समानुभूति में, सहानुभूति और समानुभूति, या अंग्रेजी में कहें तो सिंपैथी और इम्पैथी, दोनों में क्या अंतर है? देखिए सर, सिंपैथी और इम्पैथी दो टर्म है, बहुत ही यूज होते हैं, कई बार सिनोनिमस भी हो जाते हैं, लेकिन डिफरेंस है इसमें। सिंपैथी जो है थोड़ा हल्का टर्म है, जब कोई व्यक्ति दुख में है या किसी को दुख पर देखकर हम प्रभावित तो होते हैं, लेकिन उतना नहीं होते हैं, थोड़ी देर के लिए हुए और अपना रास्ता पकड़ के चल दिया, आगे बढ़ गए। ये सिंपैथी हो। इम्पैथी का मतलब कुछ कर सकते हैं हम, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारे अंदर से एक कंपैशन की फीलिंग आती है उनके लिए। जो भी व्यक्ति सफ़र कर रहा है, दुख में है, उसके लिए अंदर से फीलिंग आएगी और हम चाहें कि उसके दुख में शामिल हो, उसके दुख को कुछ हद तक कम कर सकें। ये इम्पैथी है। ये आपको एक्शन में आना होगा, आपको कुछ करना होगा उसके लिए, इसको इम्पैथी कहा जाता है। आईपीएस डाला है आपने लिस्ट में? सर आईपीएस मैंने डाला है, दूसरे नंबर पे डाला है। आप आईपीएस बनना चाहेंगे? जी सर, आप बिल्कुल बनना चाहेंगे। अगर आप आईपीएस बन गए, हम तो चाहेंगे कि आईएएस बने आपकी क्वालिटी को देखकर, लेकिन अगर आईपीएस बनना है तो आईपीएस बनने में आपका कैडर क्या होगा? अगर आपको करेक्ट कैडर तो अभी भरना है, अभी क्या कैडर भरा है आपने? सर जो मैं कैडर भरा हूँ वही बताऊंगा। मैंने आईएएस और आईपीएस के लिए, दोनों के लिए मैंने बिहार कैडर ही भरा है। अपना होम स्टेट है और अधिकतर बच्चे चाहते हैं कि होम स्टेट मिले, मैंने दोनों के लिए बिहार को पहले नंबर पर रखा है। दूसरा प्रेफरेंस मेरा मध्य प्रदेश है, क्योंकि जोन वाइज होता है, तो दूसरा मध्य प्रदेश रहेगा, तीसरा राजस्थान रहेगा, ऐसे करके कुछ कैडर। मध्य प्रदेश तो राजस्थान रहेगा। और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो शर्मा, भजन लाल शर्मा है। भजन लाल सर शर्मा है जो बने। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मध्य प्रदेश के सोच के बोलिए, आराम से, पानी पिएंगे आप? मोहन यादव का नाम सुना है? हाँ, मोहन यादव। पहली बार मौका मिला है मुझे याद नहीं, मोहन यादव हैं और छत्तीसगढ़ के। तो बदलते वक्त में मध्य प्रदेश और राजस्थान, जो आपके कैडर चूज करना है, वहाँ जाना है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। दोनों विधानसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ भी चुनाव हुए, मिजोरम भी चुनाव हुए, तेलंगाना भी चुनाव हुए। आपको क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो जीत हुई, उन तीनों के जीत में जो 3 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने, वो पिछले उम्मीदवारों से या वहाँ के धाकर जो ताकतवर मुख्यमंत्री थे उनसे अलग?
कैसे मानते हैं कि क्या अलग दिखता है, क्या लगता है इस बार भारतीय राजनीति में भाजपा जो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे है, सत्ता पक्ष की पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, क्या लगता है, क्या नजरिया है, ये सही है या कुछ बदलाव है या कुछ 2024 के चुनाव के आधार पे बयार है, क्या लगता है आपको? देखिए सर, मुझे जहाँ तक अभी है इस पे जहाँ तक समझ है मैं बताता हूँ। और बीजेपी जो है तीनों स्टेट में, चाहे वो राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ में, कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनका मानना है कि लोग एक नया चेहरा तलाश रहे हैं। जो पुराने चेहरे हैं उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी का, जो चाहे मध्य प्रदेश में हो या फिर, तो एंटी इनकम्बेंसी का वो चीज़ें थी। तो इसको लेकर यहाँ तीनों राज्य के मुख्यमंत्री एक नए चेहरा को लाया गया है और 24 को चुनाव में भी साथ में रख के लाया गया है कि कहीं जो पिछले लोग हैं, पिछले मुख्यमंत्री जो भी बनाए गए, उनसे पार्टी को थोड़ा नुकसान न हो। मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक चीज़ है, लेकिन मुझे जहाँ तक समझ मैं यही बता पा रहा हूँ कि शायद ये राजनीतिक कुछ नुकसान न हो, इसको लेकर नए लोगों को लाया गया है जिनका इमेज एक अच्छा है और लोग उनको पसंद करेंगे, इसलिए तीनों जगह नए मुख्यमंत्री लाए गए। ये एक अनौपचारिक चर्चा है यूपीएससी के इस इंटरव्यू में, ये मॉक होकर एक तरह से अनौपचारिक आपसे बात थी ताकि लोग, बच्चे समझें, सीखें और आपसे इंस्पायर हो। क्या कहोगे, जो नए बच्चे हैं, खुद ही नए हो लेकिन अपने आप में आज जिस तरह से अपना प्रदर्शन दिखाया है, जिस तरह से अपने उच्च क्वालिटी से जहाँ तक अपना यहाँ तक पहुँचे हो, ये अपने आप में बड़ी बात है और आगे भी पहुँचोगे। नए बच्चों के लिए क्या आप संदेश दोगे? संदेश देखिए सर, जो बच्चे यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, जो तैयारी में भी आए हैं नए, उनके लिए मेरा यही कहना होगा, कुछ 3-4 बातें मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसको माने एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमारे जैसे बच्चे ही, आपके जैसे लोग ही इसको करते हैं। तो जब भी आप दिल्ली आए हैं, चाहे जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं, इसको पूरा डेडिकेशन के साथ तैयारी करें। हार्ड वर्क जो है पहला कंडीशन है, इसके बाद ही कुछ हो पाएगा। आप जितना पढ़ सकते हैं, जो भी इस एग्ज़ाम के लिए कमी है, 10 से 12 घंटे रोज़ मेहनत करें। प्लानिंग, दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है प्लानिंग, रणनीति आपका सही होना चाहिए। अब एग्जाम सिर्फ हार्ड वर्क पर नहीं डिपेंड कर रहा है, रणनीति और प्लानिंग का गेम ज़्यादा हो गया है। सीशेट जैसा पेपर यूपीएससी डिफिकल्ट सेट कर रहा है, या फिर मेंस में भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले जैसा नहीं हो गया। अब थोड़ा एग्जाम डिफिकल्ट हो गया है, क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा कर आते हैं, उसमें आपको कम टाइम में लिखना है। तो उस चीज़ को समझें, क्वेश्चन पेपर देखें, सिलेबस को देखें, पैटर्न को समझें। ये सब ज़्यादा समझना जरूरी है। जो आपके पास जो लोग हैं क्वालिफाई किए, उनसे बातें करें और आप सीखें, उनकी गलतियों से सीखें, वो आप गलती अपना दोहराएं। ये सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपको सफलता मिलेगी और आप बहुत सारी गलतियों से बच सकते हैं, कम टाइम में सफल हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद संदेश, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया और अलग अलग मुद्दों पे मैंने बातें की। और मैं चाहूँगा कि अगला इंटरव्यू जब आपसे करूँ तो आप एक प्रशासक की भूमिका में आ जाएं और यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाएं, होना ही है। और वो समय अब नज़दीक आने वाला है, 2024 बदलाव का साल होगा। एक नए बदलाव में हम फिर आपसे बात करेंगे, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग नज़रिए से अपनी बातों को रखा। बहुत बहुत संदेश, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, आगे के लिए भी शुभकामनाएं। जी सर, आपको भी धन्यवाद, आपने इतना टाइम निकाला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। फिर देखिए अगर सब कुछ ठीक रहा सब कुछ ठीक होगा। मैं आइए समय तक फिर एक बार बैठेंगे और साथ में बातचीत होगी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, चलो, थैंक यू सो मच।